फिल्म की शुरुआत में हमें साउथ कोरिया के ओक्सू नाम का स्टेशन दिखाया जाता है, जहां रात को उस वीरान प्लेटफॉर्म पर एक लड़का बैठा हुआ था जो अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था और टाइम पास के लिए मोबाइल पर कुछ कर रहा था। तभी वो देखता है कि एक लड़की जो शायद नशे में होगी वो प्लेटफॉर्म पर डांस कर रही है। ये देखकर वो लड़का उसकी एक फ़ोटो क्लिक कर लेता है और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। और थोड़ी ही देर में वो लड़का देखता है कि उस फ़ोटो पर लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं। एक कमेंट में लिखा था कि कहीं वो लड़की एक भूत तो नहीं जिसे वो मजाक समझकर इग्नोर कर देता है। और तभी वो देखता है कि वो लड़की वहाँ से गायब हो गई है। तो वो चेक करने चला जाता है। वो लड़का उस लड़की को ढूंढ ही रहा था कि तभी प्लेटफॉर्म का गेट अपने आप खुल जाता है। बेसिकली कोरिया में प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे गेट्स होते हैं जो तभी खुलते हैं जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है। लेकिन वह लड़का देखता है कि वहाँ कोई भी ट्रेन नहीं है, लेकिन फिर भी गेट्स खुल गए हैं। तभी उस लड़के को रेलवे ट्रैक से कुछ अजीब आवाज़ सुनाई दी, जिसे चेक करने के लिए वो अपनी मुंडी गेट से बाहर निकाल कर देखने लगता है कि तभी वो गेट अचानक बंद हो जाती है और एक ही झटके में वो लड़का वहीं मारा जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरे सीन में हमें किम नायम नाम की एक जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है जो एक सीधी साधी और मन की साफ लड़की है। किम ने हाल ही में एक मॉडल का इंटरव्यू लिया था और उसकी कुछ फ़ोटो भी क्लिक की थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लेकिन उस मॉडल ने किम की कंपनी पर 50 मिलियन का जुर्माना लगा दिया, ये कहते हुए कि उसकी परमिशन के बिना ही ये आर्टिकल पोस्ट किया गया है। और जब किम को उसके ऑफिस वाले परमिशन का प्रूफ मांगे तो किम के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था, जिस कारण कंपनी को 50 मिलियन पे करना था। किम की बॉस बहुत खड़ूस थी और किम को पसंद नहीं करती थी और हमेशा किम को डिमोटिवेट करती रहती थी। किम के बॉस को जब ये पता चला तो वो सारा इल्ज़ाम किम पर ही डाल देती है और किम को कहती है कि या तो वो ये फ़ाइन दे या कोई ऐसा वायरल रिपोर्ट लाए जिससे इस फ़ाइन की भरपाई हो जाए। ये सुनकर किम के तो होश ही उड़ गए। 50 मिलियन के जुर्माने की भरपाई तो वो किसी भी हालत में नहीं कर पाएगी। तो वो एक वायरल न्यूज़ के तलाश में निकल जाती है और जाकर अपने दो दोस्तों चोई वोंग और सुंग से मिलती है। किम अपने दोस्तों को बताती है कि उसने जिस मॉडल का इंटरव्यू लिया था उसने उसके कंपनी पर केस कर दिया है और कंपनी को 50 मिलियन का फ़ाइन देना है जो अब उसे पे करना पड़ेगा। चोई उसे एक व्यक्ति के सुसाइड की खबर देता है जो उन लोगों ने मॉनिटरिंग रूम से देखा था। उन दोनों के मुताबिक वो कोई सुसाइड नहीं था क्योंकि वो व्यक्ति पजेस्ड हालत में ट्रेन के सामने चला गया और उसकी मौत हो गई। और जब चोई उस व्यक्ति को बचाने के लिए गया तब उसने वहाँ किसी बच्चे को देखा था जो कि एक भूत था और वो दूसरे ही पल गायब हो गया। फिर किम का दोस्त बताता है कि वहाँ एक और व्यक्ति था, यांग, जो एक मॉर्टिशियन है। उसने भी उस बच्चे को देखा था। मॉर्टिशियन वे लोग होते हैं जो डेड बॉडीज़ का फ्यूनरल या उनको प्रिजर्व रखते हैं मेकअप आदि करके। उन दोनों की बातें सुनकर किम कहती है कि वो अब इस पर ही अपनी अगली रिपोर्ट बनाएगी क्योंकि हॉन्टेड स्टेशन की कहानी बहुत जल्दी वायरल हो जाती है और इससे उसके फ़ाइन की भी भरपाई हो जाएगी। वैसे उसकी बात तो सही थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो किस तरह के भूत से पंगा लेने जा रही थी और जब उसे पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। खैर, तो किम अपने दोस्त को सुसाइड के वीडियो फुटेज की कॉपी निकालने को कहती है। फिर किम अपनी जांच शुरू कर देती है जिसके लिए वह पहले उस मॉर्टिशियन से मिलती है। यांग किम को बताता है कि उसने वहाँ एक बच्चे के भूत को देखा था और जब उसने उसका नाम पूछा तो उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक नंबर दिखाया जो था 1211, जिसे रीड करके उसे थोड़ा अजीब लगा कि किसी बच्चे का नाम एक नंबर कैसे हो सकता है। ये सुन के किम को भी थोड़ा अजीब लगता है। फिर किम उस मॉर्टिशियन के हाथ पर नाखून के निशान देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। फिर किम वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ किम का दोस्त चोई वोंग जब वॉशरूम में था तब उसका दोस्त सूंग उसे डरा देता है। बेसिकली उस हादसे के बाद चोई बहुत डरा सहमा सा रहता था, जिसका फ़ायदा उठाकर सूंग उसे डराता रहता था। चोई उसके इस हरकत से बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। चोई के जाने के बाद सूंग शीशे पर एक नंबर को रीड करता है जो थी 1013। आप लोग इस नंबर के रीड करने वाली बात को और उस नाखून के निशान को याद रखिएगा। ये नंबर और वो निशान ही इस पूरे फसाद की जड़ है। तो उसके बाद चोई किम के पास वो सुसाइड वाला रिकॉर्डिंग लेकर आता है और बताता है कि उसने उस ट्रेन के ड्राइवर को भी उसी सेम पोजेस्ड हालत में जाती हुई देखा था। ये सुनकर किम उसी वक्त स्टेशन चली जाती है और वहाँ पहुंचकर वह देखती है कि एक लड़की उस ड्राइवर से बात कर रही है जो किम को देखकर वहाँ से चली जाती है। और दोस्तों, ये वही लड़की है
जिसको हमने फिल्म की शुरुआत में डांस करते हुए देखा था। तो उस लड़की के जाने के बाद किम उस ड्राइवर के पास जाकर बैठ जाती है और उसका इंटरव्यू लेने लगती है, और हम देख पाते हैं कि एक बच्चे का भूत उस ड्राइवर का गला पकड़े रखा है, जो बहुत भयानक लग रहा था। किम को वो भूत नहीं दिखता, लेकिन वो नोटिस करती है कि उस ड्राइवर के हाथ और गले में वही नाखून के निशान हैं। फिर वो ड्राइवर अंडरग्राउंड पासेज की तरफ जाने लगता है। ये देख किम भी उसके पीछे पीछे उस अंडरग्राउंड पासेज में चली जाती है। वहाँ जाकर किम देखती है कि वो ड्राइवर दीवार की तरफ फेस करके 0329 नंबर बोल रहा है, और किम को भी वही नंबर रिपीट करने को बोलता है। किम कुछ समझ नहीं पाती तो वो आदमी एक डरावनी लुक के साथ पीछे मुड़ता है। फिर दूसरे ही पल हम देखते हैं कि किम एक ट्रेन में है, जहां सब लोग उसके सुसाइड के आर्टिकल को देख रहे हैं, जो कि वायरल हो गया था। यह देख किम बहुत खुश होती है, और जैसे ही वो ट्रेन से बाहर निकलती है कि तभी एक बच्चे का भूत उसके पैर पकड़ लेता है, और किम की नींद टूट जाती है और वो खुद को अपने ऑफिस में पाती है, जिसका मतलब वो ये सब सपना देख रही थी। किम कुछ समझ पाती कि तभी उसके ऑफिस वाले उसके वायरल पोस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए एक केक लेकर आते हैं। सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करने ही वाले थे कि तभी किम को पता चलता है कि वो जिस ड्राइवर का इंटरव्यू लिया था वो 1 घंटे पहले ही मर गया था, और किम वीडियो में अपने आप को ड्राइवर के लाश के सामने देखती है, जिसे देख वो कुछ समझ नहीं पाती। और जब किम के उस खड़ूस बॉस को पता चलता है तो वो किम को फिर से डिमोटिवेट करने के लिए बुलाती है और कहती है कि उसने एक झूठा इंटरव्यू लिया है सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए। किम समझ ही नहीं पा रही थी कि अगर उस ड्राइवर की मौत 1 घंटे पहले ही हो गई थी तो वो क्या ड्राइवर के भूत से बात कर रही थी, और अगर ऐसा ही है तो उसे उसके बाद का कुछ याद क्यों नहीं है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की थी उसकी बहन उससे मिलना चाहती है। और जब किम उस लड़की से मिलती है तो वो वही पागल लड़की थी जो फिल्म के स्टार्टिंग में डांस कर रही थी, और जो किम के आने से पहले उस ड्राइवर के पास बैठी थी। लेकिन किम कुछ नहीं कहती। वो लड़की किम को बताती है कि जहाँ आज वो स्टेशन है वहाँ बरसों पहले एक कुआं था जो उसके सपनों में आता है और उसे परेशान करता है। उसका भाई वहाँ उस कुएं को ढूंढने गया था, और उसके भाई ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे किसी और ने मारा है। और अगर किम को पता करना है तो पहले वो उस कुएं का पता लगाए, उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। किम वहाँ से एक ऑफिस में जाती है जहाँ पुराने रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। वहाँ से किम को पता चलता है कि उस स्टेशन से पहले वहाँ बच्चों का ऑर्फनेज था, जिसके सामने एक कुआं भी था। दूसरी तरफ वो लड़की एक पुराने बॉक्स को निकालती है जहाँ वो अपने बचपन का एक फ़ोटो देखती है, जिसमें वो, उसका भाई और उसके पापा हैं। यह तस्वीरें देखकर हम समझ जाते हैं कि वह लड़की कुछ ना कुछ तो ज़रूर जानती है जिसे वह छुपा रही है। खैर, तो किम का पोस्ट जिसमें उसने बताया था कि उस स्टेशन में भूत हैं और जिसे वो भूत हॉन्ट करता है उसके हाथ में नाखून के निशान हो जाते हैं। इस पोस्ट ने तो जैसे शहर में एक तहलका ही मचा दिया था। हर एक इंसान उस स्टेशन में जाकर नकली निशान के साथ सेल्फी ले रहा था, जिसके पोस्ट को मिलियन का व्यूज़ और लाइक मिल रहे थे और कंपनी बहुत पैसा बनाने लगी थी। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इस स्टेशन पर भूत सच्ची में है और उनको बहुत से शिकार मिल रहे हैं, जिसका किसी को अंदाज़ा ही नहीं था। उसी शाम को हम उस मॉडल को देखते हैं जिसने किम के कंपनी पर फाइन लगाया था। उसके हाथ में भी वही नाखून के निशान हैं, और वो आज भी नशे की हालत में उस स्टेशन पर आती है और सीधे वॉशरूम में चली जाती है। उसके वॉशरूम में जाने के कुछ ही देर में वहाँ की लाइट्स फ्लिकर होनी शुरू हो जाती हैं। और तभी एक बच्चे का भूत आकर उस पर हमला कर देता है, और उसकी एक चीख के साथ उसका काम तमाम हो जाता है। उस लड़की की चीख सुनकर चोई वोंग का दोस्त सुंग, जो उस स्टेशन का सिक्योरिटी गार्ड था, वो वहाँ आता है और देखते ही देखते एक और बच्चे का भूत उस पर भी हमला करके उसे भी मार देता है। इससे हमें यह पता चल जाता है कि उन बच्चों का गुस्सा किसी को भी नहीं छोड़ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम अपने दोस्त चोई के साथ यांग के पास उस ड्राइवर की बॉडी को देखने जाती है। उस ड्राइवर के पूरे शरीर में नाखून के निशान थे, जिसे देख किम उसकी तस्वीरें लेती रहती हैं। फिर यांग बताता है कि उस स्टेशन में जितने भी मरे हैं उन सब के शरीर पर वही निशान हैं। चोई नोटिस करता है कि यांग के हाथ पर नाखून के निशान हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। सूंग के फ्यूनरल के कुछ दिन बाद किम को चोई का कॉल आता है, जो बहुत डरा हुआ था, तो वो उसे मिलने उसके घर चली जाती है।
चोई बताता है कि कुछ दिन पहले उसे स्टेशन की सीढ़ियों पर एक छोटी बच्ची दिखी थी जिसके हाथ में एक नंबर था जिसे चोई ने पढ़ लिया था, और उसके बाद से उसके हाथ पर भी वही नाखून के निशान आ गए हैं और वो भी बहुत जल्दी मरने वाला है। और रात को उसे बुरे सपने आते हैं जहां वह देखता है कि वह कोई अंधेरे कुएं में है जहां उसे कई सारे बच्चों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और इससे चोई बहुत ही डरा हुआ था। सब कुछ सुनने के बाद किम चोई को लेकर उस पागल लड़की के पास जाती है, जहां पर वो लड़की उन्हें बताती है कि उसका भाई उस स्टेशन के नीचे उस अंधेरे कुएं को ढूंढने गया था, जहां उसे वो कुआं मिल भी गया था जिसमें बहुत से बच्चों के कंकाल थे जिन्हें अगर विधिपूर्व दफनाया जाए तो शायद ये मौत का खेल बन हो जाएगा। असल में वो अनाथालय उस पागल लड़की के पापा चलाते थे, और वो नंबर्स कुछ और नहीं बल्कि उन सभी बच्चों के नाम थे जो उस ऑर्फनेज में रहते थे। ये कहते हुए वो किम को उसके भाई का मोबाइल देती है जिसमें उसके भाई ने उस कुएं और उन बच्चों के कंकाल का वीडियो भी ले लिया था। उस वीडियो को देखने के बाद किम और चोई पुलिस की मदद से उस कुएं में से सभी बच्चों के कंकाल को वहाँ से निकाल लेते हैं, और दोनों को ये लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो गलत थे। मौत का खेल और मौत का साया इतनी जल्दी और इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता है। खैर, तो इसके बाद दोनों वहाँ से वापस अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन किम के पास वही पागल लड़की आती है जिससे उसे पता चलता है कि यह सिलसिला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और उसे भी यह श्राप लग गया है, और यह श्राप किसी और ने नहीं बल्कि उस यांग ने ट्रांसफ़र किया था। यांग ने ज़बरदस्ती उसे वो नंबर पढ़ा के वो श्राप उसे ट्रांसफ़र कर दिया। किम कुछ समझ नहीं पाती कि यह कैसे हो सकता है। तो वो लड़की बताती है कि अगर किसी इंसान से वो नंबर पढ़ा लिया जाए तो यह श्राप अपने आप ट्रांसफ़र हो जाता है। इस श्राप से अगर बचना हो या इसे ख़त्म करना हो तो या तो वो नंबर बोलो मत या फिर मर जाओ। फिर वो लड़की किम को उस अनाथालय की सारी सच्चाई बताती है। और दोस्तों, यहाँ हमें इस पूरी कहानी के सच्चाई के बारे में पता चलता है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि वो लड़की और उसका भाई जब छोटे थे तब वो भी उसी ऑर्फनेज में रहते थे, और उनका भी एक नंबर था। उस ऑर्फनेज का केयर टेकर उन बच्चों के ऑर्गन्स की स्मगलिंग करता था, जिसे ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी कहा जाता है, जो जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े लोगों की मदद के बिना मुश्किल था। वो केयर टेकर उन दोनों भाई बहन को अडॉप्ट कर लिया था, जिस कारण वे दोनों बच गए। लेकिन बाकी बच्चों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उन दोनों भाई और बहन ने अपने बाकी साथियों को यह बोला था कि वो बाहर जाकर उन्हें भी उस कुएं से निकाल लेंगे, लेकिन वे दोनों भी बहुत छोटे थे और उस केयर टेकर के डर के कारण कुछ नहीं बोल पाए, और दूसरे बच्चे भी तो छोटे ही थे, जिस कारण वे लोग उन दोनों के चुप रहने के कारण को नहीं समझ पाए, और वे सभी बच्चे उस अंधेरे कुएं में उन दोनों का इंतज़ार करते रहे। एक दिन वो केयर टेकर सबूत मिटाने के लिए उस कुएं में मिट्टी डाल दी, और वो छोटे छोटे मासूम बच्चे, इसके आगे तो मैं कह भी नहीं पाऊंगा। जब मैं ये सीन देख रहा था तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। खैर, तो फिर मूवी प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाती है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि उसकी चोई उस नाखून के निशान से परेशान है, और उसे जगह जगह उन बच्चों के भूत दिख रहे हैं जिनसे वह बचता हुआ फिर रहा था। फिर चोई को स्टेशन पर यांग दिखता है जिसके हाथ पर अब वो नाखून के निशान नहीं थे, जिसे देख चोई समझ जाता है कि यांग ने किसी तरह उस श्राप से छुटकारा पा लिया है। तो वो उसका पीछा करता है, और काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर यांग उसे वो तरीका बता देता है जिससे चोई अपना श्राप किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है। दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जो अपने उस खरूस बॉस से मिलती है, जो उसे इस केस पर काम करने को मना करते हुए उसे नौकरी से निकाल देती है, जिसे सुनकर किम को बहुत हैरानी होती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। फिर उसी शाम चोई किम को कॉल करता है और किम को अपना एक नया नंबर देता है जिसे किम बोल देती है, और तभी किम को पता चल जाता है कि अनजाने में उसने वो श्रापित नंबर बोल दिया है, और तभी किम के हाथ पर वही नाखून के निशान आ जाते हैं, जिसे देख किम डर जाती है। चोई उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि यह श्राप केवल उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसे उन बच्चों के बारे में पता हो, और ये कहकर चोई फ़ोन कट कर देता है। किम बहुत डर जाती है, लेकिन फिर किम यह डिसाइड करती है कि वो यह श्राप उसके खरूस बॉस को ट्रांसफ़र कर देगी, और यह सोचकर किम सीधे ऑफिस चली जाती है। किम के अपने बॉस को चूज़ करने का एक और कारण भी था। किम के बॉस ने उसे नौकरी से इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उसे यह पता चल गया था कि किम जिस रिपोर्ट पर काम कर रही है वो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, और इस न्यूज़ से किम बहुत पॉपुलर हो जाएगी। लेकिन ये पॉपुलैरिटी वो बॉस खुद पाना चाहती थी, जिस कारण किम को निकालने के बाद उसने किम का फाइनल आर्टिकल अपने नाम से पब्लिश कर दिया। अपनी नौकरी
अपनी मेहनत और अपने करियर को बर्बाद होते हुए देख किम को बहुत गुस्सा आता है और अपनी बर्बादी का बदला लेने के लिए वो ऑफिस चली जाती है और उसके बॉस को कहती है कि अगर वो एक नंबर को बोले तो किम उसी वक्त रेजिग्नेशन दे देगी। बॉस मान जाती है और वो नंबर बोल देती है और किम एक मुस्कान के साथ उस ऑफिस से निकल जाती है, जिसका मतलब साफ था कि मौत का तांडव कभी भी ख़त्म नहीं होगा और मासूम लोग इसके शिकार होते रहेंगे। दोस्तों, यह नंबर भूलकर भी कभी भी मत बोलना। इस मूवी में इंसान के फितरत को दिखाया गया है, जहां किम की बॉस किसी और के मेहनत का सारा क्रेडिट खुद लेना चाहती थी, जिस कारण उसे अपनी करनी का फल मिल गया। दूसरी तरफ चोई खुद की जान बचाने के लिए अपने दोस्त की जान खतरे में डाल दी, जो एक सच्चा दोस्त कभी नहीं करता। जबकि किम ने अपने ऊपर लगे श्राप को किसी और के ऊपर नहीं बल्कि उस इंसान को ट्रांसफ़र कर दिया जो इस श्राप को डिज़र्व करती थी। ये मूवी हमें एक और बात बताती है कि हर बुरी आत्मा खुद से बुरी नहीं बनती। कभी कभी इंसान की हैवानियत और क्रूरता उन्हें बुरी आत्मा बना देती है। अगर वो केयर टेकर उन बच्चों को मारने के बजाय उनकी अच्छी तरह से देखभाल करता और उन्हें एक अच्छी परवरिश देता, तो वो बच्चे आज एक अच्छा जीवन बिता रहे होते और इतने सारे मासूम लोग नहीं मारे जाते। बच्चे मासूम होते हैं, उनके बचपन की परवरिश उनके और समाज के भविष्य को तय करती है। इस पर ज़रा सोचिएगा। और इसी मिक्स्ड फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में।